Hello everyone, welcome back to Pharma's Parent. In previous classes we have completed introductions of arrhythmia, we have completed type of arrhythmia and we have completed causes of arrhythmia. ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर लिए थे, पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. मैकेनिज्म टू कॉज arrhythmia, these all concept we have completed in earlier classes. And in today class we are going to discuss the rest portions of the heart or a rest part of the antiarrhythmic drugs such as classifications, treatment approach and mechanism of actions of arrhythmic drug. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट अप्रोच पे आते हैं कि अरिथमिया का ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होगा. ट्रीटमेंट अप्रोच समझने के लिए बेटा हम लोग को क्या करना होगा, तो ट्रीटमेंट अप्रोच समझने के लिए कार्डियोफिजियोलॉजी समझना होगा. क्या समझना होगा, कार्डियोफिजियोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्डियोफिजियोलॉजी. इसी फिजियोलॉजी में मतलब फिजियोलॉजी रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम और हार्ट इज नोन एज कार्डियोफिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन इज नोन एज फिजियोलॉजी. यानी अगर किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं. तो हार्ट का फंक्शन क्या है, तो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट करना यानी कि ब्लड को पंप आउट करना. तो कैसे हार्ट रेट बनता है, कैसे हार्ट रेट होती है यानी कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर, कैसे डायलेशन होता है हार्ट के अंदर, कैसे ब्लड पंप आउट होते हैं, कैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कैसे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज होता है. दिस ऑल कॉन्सेप्ट वी हैव कंप्लीटेड इन कार्डियोफिजियोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आपने ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में भी पढ़े होंगे जिसमें सीएनएस में एक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए होंगे. तो उसी एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट अपना है कार्डियोफिजियोलॉजी. उसी एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड अपना कौन सा कॉन्सेप्ट है, कार्डियोफिजियोलॉजी है. तो इसमें भी उन्हीं आयंस का रोल होगा. कौन से आयंस, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इन सारे आयंस का यहां पर भी क्या होगा, रोल होगा. तो कार्डियोफिजियोलॉजी पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. कार्डियोफिजियोलॉजी की अगर बात की जाए तो एक्चुअली ये क्या होंगे, तो ये फेज में कंप्लीट होते हैं. देयर आर डिफरेंट फेजेस बाय विच कार्डियक सिस्टम परफॉर्म देयर फंक्शन और प्रोसीड देयर फंक्शन. इट मींस ऐसे बहुत सारे फेजेस होते हैं जिसके बेस पर या जिसके थ्रू जो कार्डियक सिस्टम है यानी जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. तो फेज कौन कौन सा है, मैं बहुत ही बेसिक सा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं. इस पे बहुत अच्छी सी वीडियो जो है ऑलरेडी बनी हुई है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है. आप प्लेलिस्ट में भी जाओगे, वीडियोज में भी जाओगे तो वहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सीबीएस करके 4 या 5 वीडियोज हैं. उन वीडियोज को आपको देखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा चीजों को. लेकिन अभी हम अरिथमिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना है, ट्रीटमेंट करनी है कि अगर किसी को अरिथमिया हुआ है यानी टेकीकार्डिया हुआ है, ब्रेडिकार्डिया हुआ है, फ्लटर हुआ है, फिब्रिलेशंस हुए हैं, ऐसे अगर एरिथमिया उनको हुए हैं तो उनको क्योर करना है, उसको अगर ठीक करना है तो बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें क्या करना होगा, यानी हमें वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस मालूम होने चाहिए ना कि इस पोर्शन पे जाकर के हम मेडिसिन को, एक मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, अरिथमिया ठीक हो जाएगा. तो बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें इन चीजों को नॉलेज होना चाहिए. तो बीइंग अ डॉक्टर्स, बीइंग अ फिजियोथेरेपी, बीइंग अ बीएमएस, तो इन सब जो हमारी प्रोफेशंस हैं एक्चुअली जो हेल्थ सेक्टर में जितने भी स्टूडेंट हैं तो उन स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी को अरिथमिया हुआ है तो अरिथमिया ठीक कैसे होगा. तो अरिथमिया ठीक कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फिजियोलॉजी समझना होगा कि कौन सी ऐसी, देखो अगर काम अच्छे से हो रहा है, ऑर्डर में अगर कोई फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है तो वहां पर कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा. डिसऑर्डर का मतलब यह है कि ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, यानी एक सीक्वेंस में काम हो रहा था वो सीक्वेंस अब नहीं चल रहा है, वो रिदम में अब काम नहीं हो रहा, तो वहां पर क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया. तो हमें सबसे पहले वो रिदम समझना होगा, वो फंक्शन समझने होंगे कि नॉर्मली अगर मानकर चलो हमें यानी गौतम सर को अगर एरिथमिया नहीं है तो कौन सा ऐसा रीजन है, गौतम सर के हार्ट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको एरिथमिया नहीं होने दे रही है, या किसी को एरिथमिया है तो कौन सी चीजें हैं जो बिगड़ गई जिसके कारण एरिथमिया हुआ. तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अगर एरिथमिया किसी को नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर सारे फंक्शंस जो होंगे वो क्या चल रहे होंगे, नॉर्मल चल रहे होंगे. और नॉर्मल अगर फंक्शन चलेंगे तो उन्हें कोई डिसऑर्डर नहीं होगा. यानी अगर नॉर्मली हमारे हार्ट का जो भी फंक्शन है वो अगर फंक्शन प्रॉपर वे में चल रही होगी तो हमें ना हाइपरटेंशन होगा, ना हमें एंजाइना होगा, ना हमें एरिथमिया होगा, ऐसे कोई भी डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेंगे. तो वो हम नॉर्मल फंक्शन पहले पढ़ेंगे. उन नॉर्मल फंक्शंस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे, है ना. तो फेज यहां पर कौन कौन सा है, तो सबसे पहला जो फेज है जी इन द केस ऑफ हार्ट, फेज 0
पहले फेज को हम क्या कहते हैं, फेज जीरो कहते हैं। देखो हार्ट के केस में ये फेज जीरो होता है, दूसरे केस में नहीं होता है। अगर हम सीएनएस के केस में देखेंगे, इंपल्स के केस में देखेंगे, एक्शन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, तो वहां पर आपको फेज जीरो नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहां पर आपको डायरेक्ट फेज वन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हार्ट के केस में फेज जीरो है। फेज जीरो के बाद क्या है, फेज वन है। क्या है, फेज वन। फेज वन के बाद क्या है, फेज टू। क्या है, फेज टू। और फेज टू के बाद क्या है, फेज थ्री। फेज थ्री एंड फेज थ्री के बाद लास्ट जो फेज अपना है वो है फेज फोर। यानी होता यहां भी टोटल 5 फेज है। जीरो से लेकर के अगर 4 तक चलेंगे तो टोटल काउंटिंग कितनी होती है, नंबरिंग कितनी होती है, 5 होती है। लेकिन नाम अलग है। सीएनएस के केस में फेज 1 टू फेज 5 होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। लेकिन हार्ट के केस में यहां पर फेज जीरो से स्टार्ट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हार्ट के केस में फेज जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि हम अगर न्यूरॉन्स के केस में आते हैं, नर्वस सिस्टम के केस में आते हैं, तो वहां पर फेज 1 से होता है। मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को, ये ड्रग एक्टिंग ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सीबीएसई में ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहां पर भी जाकर के वीडियोस को देखें ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि देखो सबसे टफ जो चैप्टर है ना वो है एक नर्वस सिस्टम और एक है कार्डियक सिस्टम। और ये दोनों चैप्टर टफ इसलिए क्योंकि इसका बेसिक हमें मालूम नहीं होता, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाते हैं। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट, इनकी एनाटॉमी, इनकी फिजियोलॉजी जो है वो बहुत बेसिक है। अगर इसको हमें मालूम होगा तो ये इतना आसान सब्जेक्ट है कि मत पूछो, ये इतना आसान चैप्टर है कि मत पूछो। मतलब इजिली यू कैन गेट all concept related to these all chapters like anti-hypertensive, anti-angina, anti-arrhythmic, इन सारे चैप्टर्स को इजीली गेट करोगे। और अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेरे से पढ़ा होगा, एंटी एंजाइना मेरे से पढ़े होंगे, मेरे वीडियोस को देखे होंगे, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि फार्माकोलॉजी जो है सीबीएस का बहुत आसान है। अब आते हैं इन कॉन्सेप्ट पे कि फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 में क्या होता है, फेज 3 में क्या होता है, फेज 4 में क्या होता है। इन सब चीज को हम क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला फेज पे आते हैं, दैट इज फेज 1। तो हेडिंग हमारा है फेज 1। कार्डियो फिजियोलॉजी देख रहे हैं जी, और कार्डियो फिजियोलॉजी में क्या देखना है, फेज 1। फेज 1 में क्या होता है, तो फेज 1 में होता है सोडियम की एंट्री। एक कॉन्सेप्ट मैं बार बार आपको बताता हूं, आज फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा माइंड करेंगे जी। दिस वन इज अ सेल। ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर निगेटिव चार्ज होता है और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस स्टेज इज नोन एज पोलर स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर। और इस फिनोमिना को, जो फिनोमिना इसको पोलर लेकर के आती है, इस कंडीशन में लेकर के आती है सेल को, यानी अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। आगे समझ में। और पोलराइजेशन और तो पोलर को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज। अगर सेल के अंदर ये चीजें चल रही है, अगर सेल के अंदर क्या है भाई, तो सेल के अंदर अगर ये चीजें चल रही है, तो यहां पर क्या है कि सेल निगेटिव है अंदर और बाहर पॉजिटिव है, यानी सेल रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग कंडीशंस में है। इन केस अगर सेल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज और सेल के बाहर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं डीपोलर। यानी अब पोलर नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, डीपोलर। डी का मतलब होता है निगेटिव साइन। जैसे हम कहते हैं ना एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब जो एक्टिव है, और डीएक्टिव मतलब जो सक्रिय अब नहीं है, निष्क्रिय हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। तो वैसे ही पोलर मतलब रेस्टिंग और डीपोलर का मतलब हो गया कि अब ये वर्किंग कंडीशंस में आ जाएगा। तो डीपोलर को और उस फिनोमिना जो सेल को बाहर भी पॉजिटिव और अंदर भी पॉजिटिव, यानी सेल के बाहर भी पॉजिटिव चार्जेस और सेल के अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं उस फिनोमिना को, डीपोलराइजेशन। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पोलराइजेशन समझ में आ गया, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर, तो ये क्या है, पोलराइजेशन। और दोनों जगह अगर पॉजिटिव है तो डीपोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में रेस्टिंग होता है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, तो डीपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल, इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। यानी जैसे ही सेल के अंदर भी पॉजिटिव और सेल के बाहर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैसे ही सेल अपना काम करना शुरू कर देगा, एक्शन। जैसे हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऑटोमेटिक पंप आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर मान के चलो बलून के अंदर एयर फील है, हम बलून को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक एयर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो वैसे ही हार्ट के अंदर क्या फील है, ब्लड फील है। हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पंप आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट जब रेस्टिंग कंडीशन में होगा, यानी जब हार्ट के अंदर, हार्ट सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज और हार्ट सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज जब होगा, समझना इस कॉन्सेप्ट को। हार्ट सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज, मैं थोड़ा सा अपने हाथों से इन चीजों को बता रहा हूं।
हार्ट सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज और हार्ट सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है, उस केस में क्या होगा, पोलराइजेशन, यानी हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया हार्ट के अंदर, जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज हमारे हार्ट के अंदर घुस गया, इंटर कर गया, तो हार्ट सेल क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। और डीपोलर का मतलब है कि अंदर भी पॉजिटिव और बाहर भी पॉजिटिव। और जब डीपोलर हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन मतलब अपना काम करेगा, और हार्ट का काम क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना, तो हार्ट इसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। आया समझ में, हार्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो एक्शन पोटेंशियल तब होगा जब सेल डीपोलराइज होगा, और रेस्टिंग कंडीशन तब होगा जब सेल पोलराइज होगा। इसका मतलब ये आप सीधे समझना कि जितना ज्यादा डीपोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा ही सेल क्या करेगा, फंक्शन शो करेगा। जितना ज्यादा सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा सेल अपना काम करेगा, चाहे कोई भी सेल हो। अगर मैं बोल भी रहा हूं तो हमें एनर्जी की जरूरत है, तो ये एनर्जी कब मिल रही है, जब हमारे अंदर जो बोलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑर्गन, जो सेल, जो टिश्यू, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा इंटर कर रही होगी। तो पॉजिटिव चार्जेस जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक हम कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट कर रहा है तो भी वहां पर डीपोलराइजेशन हो रहा है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन को एक्सक्रीट कर रहा है तो भी वहां पर डीपोलराइजेशन हो रहा है। अगर हम सोच रहे हैं तो भी वहां डीपोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन हम सो रहे हैं तो डीपोलराइजेशन नहीं होता, रेस्टिंग कंडीशन होता है, क्लोरीन इंटर कर जाता है। आया समझ में। तो इन कॉन्सेप्ट को हमें समझना, और इसी कॉन्सेप्ट से ये ट्रीटमेंट अप्रोच निकल के आएगा हार्ट का। और ये जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार ये पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन पोलराइजेशन करवाएगा, कौन डीपोलराइजेशन करवाएगा, ये समझ में नहीं आता है हमें। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हमें सीबीएस समझना आसान हो जाएगा, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग समझना आसान हो जाएगा, यानी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं फेज 0 पर, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फेज 0 का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, ये समझ में आ गया। तो फेज 0 में होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए फेज 0 में क्या होता है, एंट्री ऑफ सोडियम, एंट्री ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम चैनल, एंट्री ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम चैनल जो है एंट्री करता है इनसाइड द कहां पर, हार्ट सेल, हार्ट सेल के अंदर सोडियम चैनल इंटर कर गया। अब बताइए, तो यहां पर ये हार्ट था, सपोज दैट दिस वन इज अ हार्ट, दिस वन इज अ हार्ट सेल, सपोज दैट दिस वन इज अ हार्ट सेल, है ना, ये हार्ट सेल है। और हार्ट सेल के अंदर कौन सा चार्जेस है, तो हार्ट सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस थे, और हार्ट सेल के बाहर पॉजिटिव कौन है, सोडियम। हार्ट सेल के बाहर पॉजिटिव चार्जेस कौन है, सोडियम। सोडियम यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस वाले हैं, यानी कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सोडियम जब इंटर करेगा, क्या कह रहा है कि एंट्री ऑफ सोडियम चैनल इनसाइड द हार्ट सेल, हार्ट सेल के अंदर सोडियम चैनल की क्या होनी है, एंट्री होनी है। तो ये सोडियम जब इंटर करेगा तो अंदर निगेटिव ना होकर के अब अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के क्या कर देगा, तो अंदर भी पॉजिटिव, यानी निगेटिव क्या चीज में चेंज हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। निगेटिव चार्जेस क्या चीज में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में। अब बताओ दोनों जगह अगर पॉजिटिव, बाहर भी पॉजिटिव और अंदर भी पॉजिटिव, तो सेल बिकम डीपोलराइज, और सेल जब डीपोलराइज होगा तो क्या डेवलप होगा, एक्शन पोटेंशियल, यानी यहां पर क्या होगा, काम होगा। यानी फेज 0 में सोडियम की एंट्री होती है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, सोडियम की एंट्री हुई। तो सोडियम की एंट्री हुई तो बताइए यहां पर क्या पॉइंट होगा, तो पहला पॉइंट मैंने बताया, एंट्री ऑफ सोडियम चैनल इनसाइड द हार्ट सेल, दैट्स बाय डीपोलराइजेशन अकर्स। क्या होगा, डीपोलराइजेशन अकर्स, डीपोलराइजेशन अकर्स। यहां पर क्या होगा बेटा, तो यहां पर डीपोलराइजेशन होगा। पीछे में आपको दिख रहा है क्या होगा, यहां पर डीपोलराइजेशन होगा, है ना। थर्ड क्या होगा, डीपोलराइजेशन का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि सोडियम यहां पर इंटर कर रहा है, कहां पर, हार्ट सेल के अंदर। अब डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप, एक्शन पोटेंशियल डेवलप, और एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा तो आपको भी मालूम है कि हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कार्डियक में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड पंप आउट हो जाएगा।
ब्लड क्या हो जाएगा, पंप आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या डेवलप हो गया, एक्शन पोटेंशियल। तो ये फेज 0 का है जी। फेज 0 में सोडियम इंटर करता है, सेल बिकम डीपोलराइज एंड एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट देयर। वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यानी हार्ट के पास एक सिग्नल चला गया कि भाई अब आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, यानी कि ब्लड को पंप आउट करना है। जैसे ही सोडियम इंटर किया हार्ट में, वैसे ही हार्ट क्या कर दिया, ब्लड को पंप आउट कर दिया। समझ में आ गया क्यों पंप आउट कर दिया, क्योंकि वहां पर डीपोलराइजेशन हुआ। पहला स्टेज क्लियर। चलिए अब आते हैं सेकंड फेज पे। फेज 1 इज क्लियर एंड नाउ कम टू द फेज 2। तो सेकंड में है अपना फेज 1। कौन सा है, फेज 1। फेज 1 में क्या होता है कि अब तो डिपोलराइजेशन हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, हार्ट ने ब्लड को पंप आउट भी कर दिया, तो अब रेस्ट करेगा। ये बॉडी का रूल्स है कि पहले हम काम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। ये बॉडी का रूल्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बॉडी का रूल्स क्या है कि आपको फंक्शन करना है और आपको क्या करना है, फिर रेस्ट करना है। तो फंक्शन हो गया, डिपोलराइज हो गया, यानी फंक्शन हो गया, तो अब ये क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो रेस्ट करेगा तो क्या होगा, देखना ट्रीटमेंट अप्रोच यहीं से निकल के आएगा। रेस्ट करेगा तो क्या होगा, कैसे रेस्ट करेगा, तो यहां पर होता है ई फ्लक्स ऑफ पोटासियम। पोटासियम का बाहर जाना। ई फ्लक्स का मतलब होता है आउटसाइड और इनफ्लक्स का मतलब होता है इनसाइड। मूवमेंट टुवर्ड इनसाइड इज इनफ्लक्स एंड मूवमेंट टुवर्ड आउटसाइड इज ई फ्लक्स। तो ई फ्लक्स ऑफ पोटासियम, देखना रूल्स क्या हैं, एक और रूल्स मैं आपको बता दूं कि हार्ट में क्या होता है। सपोज दिस वन इज अ सेल, सॉरी दिस वन इज अ सेल। सेल के अंदर पोटासियम होता है, भले निगेटिव चार्ज है सेल के अंदर, लेकिन प्रेजेंट क्या होता है, पोटासियम। बाकी सोडियम, कैल्शियम और क्लोरीन सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। सेल के बाहर क्लोरीन, सोडियम, पोटासियम, और सेल के अंदर क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं और पोटासियम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है फेज 1 में ई फ्लक्स ऑफ पोटासियम में, फेज 1 में यह कह रहा है कि यहां पर आपको पोटासियम बाहर जा रहा है। तो पोटासियम जब बाहर जाएगा, तो पोटासियम जब आउटसाइड आएगा तो क्या लेकर के आ रहा है, पॉजिटिव चार्जेस। तो जब पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाएगा तो अंदर निगेटिव चार्जेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्जेस अगर बाहर जाएंगे तो निगेटिव चार्जेस अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब पोटासियम बाहर जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहा है, समझना बेटा, पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहा है। यहां पर पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहा है, यानी कि यहां पर अंदर निगेटिव चार्जेस बढ़ेगा। और अगर निगेटिव चार्जेस बढ़ेगा तो क्या होगा, सेल बिकम पोलराइज, यानी कि सेल फिर से पोलराइज होगा। और पोलराइज होगा तो सेल क्या हो जाएगा, तो सेल पोलराइज होगा तो रेस्टिंग कंडीशन में जाएगा। तो यहां पर ई फ्लक्स ऑफ पोटासियम होता है पहला केस में। पहला केस क्या है, ई फ्लक्स ऑफ पोटासियम। सेकंड हमें याद रखना है कि जिसके कारण क्या होता है, तो सेल बिकम रीपोलराइज, यानी सेल अब फिर से रीपोलराइज होना स्टार्ट हो गया। यानी अब वो रीपोलराइज होना, यानी रेस्टिंग कंडीशन में चला गया। रीपोलराइज का मतलब है कि सेल कहां जाना शुरू हो गया, रेस्टिंग कंडीशन में। यानी सेल जो है अब रेस्टिंग कंडीशन में है, यानी अब ब्लड को पंप आउट नहीं करेगा। लेकिन ये है फेज 1 का, ये क्या है, फेज 1 का। लेकिन होता क्या है हार्ट में, हार्ट जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है हार्ट के अंदर, मतलब इट इज एक्सक्लूसिव ओनली विथ हार्ट, जो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। यानी कि अब आता है फेज 2। अब क्या आता है, फेज 2। फेज 2 में अब क्या होता है, तो फेज 2 में क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट के अंदर कैल्शियम की एंट्री हो जाती है। यानी अब ये कैल्शियम अंदर जाना शुरू करेगा। पोटासियम आप बाहर करना शुरू किए, तो अब हार्ट अपने हार्ट के अंदर अब क्या जाना शुरू कर दिया, कैल्शियम। तो क्या हुआ, तो फेज 2 में हुआ कि इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर 2 वैलेंसी, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 डोनेट कर सकता है। तो अंदर जब कैल्शियम आएगा तो फिर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर बढ़ेगा। क्या, अंदर जब पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेगा तो फिर से कंडीशन क्या हो जाएगा, वही डीपोलराइजेशन, अंदर भी पॉजिटिव बाहर भी पॉजिटिव, तो फिर से क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। दिस इज एक्सक्लूसिव विथ हार्ट ओनली। ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम की एंट्री केवल और केवल हार्ट में होती है। मतलब हार्ट के केस में ऐसी चीजें होती
होती है कि सेल एक बार रीपोलराइज हो रहा है, रेस्टिंग में जा रहा है, लेकिन उसको हम रेस्टिंग में नहीं जाने देते हैं, उसको फिर से डीपोलराइज कर देते हैं। नहीं, अभी तुम रेस्ट मत करो, तुम फिर से काम करो। ये एक्सक्लूसिवली केबल, और केबल किसके साथ होता है? हार्ट के साथ होता है। दूसरे न्यूरॉन्स के साथ होते हैं, दूसरे बॉडी के ऑर्गन के साथ होते हैं, लेकिन जब वो डीपोलराइज होते हैं ना, रीपोलराइज होते हैं यानी कि पोलराइजेशन रेस्टिंग कंडीशन में जाते हैं, तो उनको फिर रेस्टिंग कंडीशन में जाने दिया जाता है कि ठीक है आप रेस्टिंग कंडीशन में चले जाओ। लेकिन हार्ट को ऐसा नहीं होता है, हार्ट में एक और फेज ऐड हो जाता है जो कहता नहीं नहीं अभी रेस्टिंग कंडीशन में मत जाओ, अभी आपको और काम करना है, और वो वहां पर क्या करा देता है? कैल्शियम की एंट्री। और जब कैल्शियम की एंट्री हो जाती है तो क्या होगा? यहां पर जब कैल्शियम की एंट्री होगी तो आपको फिर से मालूम है कि सेल फिर से क्या हो जाएगा? डीपोलराइज। अभी रीपोलराइज होना स्टार्ट ही हुआ था, पोटासियम बाहर जा रहा था तो, और आपने फिर से कैल्शियम को एंट्री करवा दिए, यानी सेल फिर से क्या हो गया? डीपोलराइज हो गया। इसे हम बोलते हैं प्लेटिव फेज। क्या बोलते हैं? प्लेटिव फेज। अभी मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा इन चीजों को। प्लेटिव फेज, तो प्लेटिव फेज एक्सक्लूसिवली अकर्स इन हार्ट। ये प्लेटिव फेज केवल हार्ट में होता है ड्यू टू एंट्री ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के एंट्री के कारण प्लेटिव फेज होते हैं। तो देखो यहां पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जीपेट में, याद रखना है क्या है? तो अकर्स इन हार्ट, हार्ट में होता है क्या? प्लेटिव फेज ओनली एक्सक्लूसिवली अकर्स विथ ओनली हार्ट, ये याद रखना है। और क्यों होता है प्लेटिव फेज? तो ड्यू टू एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के एंट्री के कारण ही यहां पर प्लेटिव फेज होता है ना? समझ में आ गया? तो प्लेटिव फेज क्या है? क्वेश्चंस आएंगे। प्लेटिव फेज कौन सा फेज है? फेज 2। प्लेटिव फेज कौन सा है? ये भी क्वेश्चंस हैं, ये मत सोचना कि गौतम सर नहीं लिखा रहे हैं तो फिर नहीं आएगा। याद रखना है कॉन्सेप्ट को। प्लेटिव फेज इज द फेज 2। फेज 2 को हम प्लेटिव फेज कहते हैं। हार्ट के साथ केवल होता है और कैल्शियम के एंट्री के कारण केवल होता है। ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है प्लेटिव फेज से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये इसका इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा कि इनकी इंपॉर्टेंस जीपेट एग्जामिनेशन में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हमारी मेडिकल से रिलेटेड है उनमें क्या है जो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये फेज 2 हो गया। नेक्स्ट फेज है जी फेज 3, यानी कि 4th फेज में आते हैं अपन, फेज 3। फेज 3 में देखो अब क्या होगा? फिर से पोटासियम बाहर होना जाएगा स्टार्ट, यानी अब होगा रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटासियम। अब रैपिडली पोटासियम बाहर जाएगा, बहुत स्पीड में पोटासियम बाहर जाएगा। पोटासियम बाहर जाएगा तो आपको भी मालूम है क्या होगा? रैपिड रिपोलराइजेशन। जब रैपिड पोटासियम बाहर जाएगा तो रिपोलराइजेशन भी बहुत फास्ट होगा। रैपिड रिपोलराइजेशन। और याद रखेंगे ये जो मैंने आपको प्लेटिव फेज बताया यानी फेज 2 बताया, इसको याद रखेंगे। डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कहने का मतलब है अगर हमारा ब्रेन चाहेगा कि इस फेज को हम रोक दें, नहीं रुक सकता। ये ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है जी। देखो हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, लेकिन ये फंक्शन के लिए नहीं, फेज 2 के लिए नहीं है। वो हार्ट में जो प्लेटिव फेज बन रहा है उस पर कंट्रोल हमारे ब्रेन का नहीं है। ये खुद का सिग्नल है इसका, ये खुद का ये सिग्नल जनरेट करता है, खुद का स्टिमुलाई डेवलप करता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इस पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कौन से फेज पे? प्लेटिव फेज पे। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फेज 3 जो है रैपिड रिपोलराइजेशन है, इसको आप डीपोलराइज कर सकते हो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू। तो ये आप कर सकते हो डीपोलराइज थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू इसको आप डीपोलराइज कर सकते हो, यानी जो रिपोलराइज हो रहा है उसको आप रोक करके डीपोलराइज कर सकते हो अगर ब्रेन चाहे तो। नहीं तो ये फेज 2 में तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये है फेज 3 यानी कि रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटासियम। पोटासियम फिर से बाहर जाना शुरू हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ और क्या हो गया भाई? तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारा क्या हो गया?
ये अपना जो सेल है वो फिर से क्या हो गया, रीपोलराइज हो गया। अब आते हैं लास्ट फेज, लास्ट फेज यानी कि फेज 4। तो फेज 4 में आप क्या देखोगे, फेज 4 में आप देखोगे कि सेल बिकम क्या होगा, सेल बिकम रीपोलराइज, सेल फिर से रीपोलराइज हो गया क्योंकि पोटासियम पॉजिटिव आयंस को लेकर के चला गया। तो सेल बिकम रीपोलराइज यानी रीपोलराइजेशन हो गया, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल फिर से क्या आ गया, रेस्टिंग कंडीशन आ गया। क्या, क्योंकि सेल क्या हो गया, रीपोलराइज हो गया, तो रेस्टिंग कंडीशंस आ गया क्या हार्ट में, यानी हार्ट फिर से रेस्ट करेगा। और इसमें क्या होता है, तो ऑल चैनल्स क्लोज, सारे चैनल्स क्लोज है, ना पोटासियम बाहर जाएगा ना सोडियम अंदर आएगा, कुछ भी नहीं, सब क्लोज हो गया। तो देखिए ये क्या है, अपना फंक्शन है, ये अपना हार्ट का फिजियोलॉजी है कि फेज 1 में सोडियम की एंट्री होती है जिसके कारण क्या होता है, डीपोलराइजेशन, फिर क्या होता है, पोटासियम बाहर जाता है, रीपोलराइज होना शुरू होता है यानी रेस्टिंग कंडीशन आना शुरू होता है। उसी समय कैल्शियम की एंट्री हो जाती है, प्लेटिव फेज बनता है जिसके कारण सेल फिर से डीपोलराइज हो जाता है और उसके बाद फिर से पोटासियम रैपिडली बाहर जाता है जिस कारण से रीपोलराइजेशन होता है और सेल फिर से क्या हो जाता है, रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड हाउ हार्ट इज वर्क, यानी कि हार्ट कैसे काम करता है, उसके बिहाइंड का ये क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब इसको एक कॉन्सेप्ट, एक डायग्राम के थ्रू इन चीजों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए डायग्राम क्या है कि सपोज दैट एक फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 0 है ना, इसके ऊपर है पॉजिटिव 30, पॉजिटिव 40 है ना। ऐसे यहां पर निगेटिव चार्जेस है ना, ऐसे यहां पर निगेटिव है, सपोज दैट दिस वन इज निगेटिव 70, निगेटिव 80 है ना, ऐसे यहां पर चार्जेस हैं। अब होता क्या है जो समझना कि हार्ट में क्या होता है। तो हार्ट में ये जब सोडियम इंटर करता है 70 मिलीवोल्ट पर, ये क्या है, मिलीवोल्ट में है, याद रखेंगे 70 मिलीवोल्ट, 80 मिलीवोल्ट, 0 मिलीवोल्ट, 30 मिलीवोल्ट, 40 मिलीवोल्ट, ये मिलीवोल्ट में है ना। अब होता क्या है बच्चों, तो समझना यहां पर कि होता क्या है कि सेल रेस्टिंग कंडीशन में है, यानी सेल जो है रेस्ट कर रहा है, सेल जो है अभी रेस्ट कर रहा है, लेकिन अब यहां पर एंट्री हो गया सोडियम का, यानी फेज 0 इंटर हुआ। फेज 0 हुआ इंटर, तो यहां पर क्या हुआ भाई, तो ये अब क्या हो गया, अंदर सेल के अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस आएगा ना, पॉजिटिव चार्जेस देखो, पॉजिटिव 40, पॉजिटिव 30, अभी निगेटिव चार्जेस था, तो सेल कैसा था, रेस्टिंग कंडीशन में। और जैसे ही सोडियम की एंट्री हुई वैसे ही क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस की ओर चला गया। इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। पहले सेल के अंदर निगेटिव था, बाहर पॉजिटिव, अब अंदर भी पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। पहले निगेटिव था तो रीपोलराइजेशन था, यानी रेस्टिंग कंडीशन में था। तो अब ये हार्ट क्या हो गया, ये पहला फेज हो गया। अब यहां से पोटासियम बाहर जाना शुरू करता है, पोटासियम बाहर जाना शुरू कर दिया, तो अब उसको रोकने के लिए कौन इंटर करेगा, कैल्शियम। कैल्शियम ने इसको रोक दिया, ठीक है, डीपोलराइज ही रखा, पॉजिटिव ही रखा, अभी भी कैसे हैं हम, पॉजिटिव चार्जेस हैं अभी भी। लेकिन फिर पोटासियम क्या करेगा, जिद करेगा और पोटासियम बाहर निकलेगा तो सेल फिर से क्या होगा, निगेटिव, पोटासियम बाहर जा रहा है तो सेल के अंदर फिर से निगेटिव चार्जेस, यानी सेल बिकम रीपोलराइज, और फिर से यही चीजें सीक्वेंस फॉलो होती है, यानी फिर से सोडियम एंट्री होगा, फिर से जाएगा। तो ये क्या है, एक ग्राफ बनता है, ये क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है। अब मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आपको समझना है या इसको कैसे समझाना है। जो देखिए दिस वन इज अ फेज 1, फेज 0 है ना, ये जो फेज है ये क्या है, फेज 0 है। और फेज 0 आपको मालूम है कि क्या होता है, तो फेज 0 में होता है सोडियम की एंट्री, और सोडियम की एंट्री होती है तो क्या होता है, आपको मालूम है कि क्या होता है, तो होता है डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मीनिंग भी आपको मालूम है, यानी पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द सेल, ये सारी चीजें आपको मालूम है, अभी मैंने आपको बताया, इनसाइड द सेल, यानी पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हुआ, देखो पॉजिटिव चार्जेस की हो जा रहा है, यहां पर +30 +40 ऐसे जा रहा है। ये है फेज 0। फेज 1 यानी कि पोटासियम की अब बाहर जाएगा,
तो यहां पर अब मैं लिख रहा हूं फेज 1। फेज 1 कौन सा है? ये वाला, यानी अब ये निगेटिव की ओर जाना शुरू हुआ। क्यों निगेटिव की ओर जाना हुआ? तो आपको मालूम है कि फेज 1 में क्या हुआ, पोटासियम इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब आउटसाइड, यानी अंदर फिर से निगेटिव चार्जेस बढ़ना शुरू हुआ, यानी पॉजिटिव बाहर जा रहा लेकिन अब निगेटिव की ओर। तो देखो ये लाइन जो है अब निगेटिव की ओर आना शुरू हुआ, ये लाइन जो है अब निगेटिव की ओर फिर से वापस आ रहा था। लेकिन उसी समय एक और फेज बन जाता है, उसको बोलते हैं फेज 2। तो यहां पर एक और फेज बनता है, दैट इज फेज 2। और फेज 2 में क्या होता है? तो दिस वन इज अ फेज 2। क्या होता है? तो एंट्री ऑफ कैल्शियम, यानी कि इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की एंट्री होगा तो फिर से क्या रहेगा? सेल डीपोलराइज। तो देखिए अब डीपोलराइज यानी पॉजिटिव ही है, अब क्या है? पॉजिटिव ही है। लेकिन फिर फेज आता है, और अगला फेज क्या आता है? तो अगला फेज आता है फेज 3। फेज 3 में क्या होता है? तो दिस वन इज फेज 3। तो क्या होता है? तो रैपिड क्या होता है? तो रैपिडली पोटासियम का इफ्लक्स होता है, रैपिड पोटासियम इफ्लक्स, यानी कि पोटासियम बहुत स्पीड से सेल से बाहर जाता है। तो उस कारण से यहां पर क्या हो जाता है? रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन होगा तो आपको भी मालूम है कि सेल के अंदर निगेटिव चार्ज, रीपोलराइजेशन का मतलब निगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर निगेटिव चार्ज। तो देखिए ये ग्राफ देखिए क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि हम निगेटिव की ओर आ गए। ये फेज 3 है, और लास्ट में है अपना फेज 4। फेज 4 का मतलब आपको मालूम है, दिस वन इज फेज 4, यानी सेल रेस्टिंग कंडीशन में चला गया। सेल कहां चला गया? रेस्टिंग कंडीशंस में। तो यहां पर टोटल 4 फेज है, 5 फेज है, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। इनका मीनिंग क्या है ये समझ में आ गया। और यही फेज क्या करवाते हैं? तो यही देखो, अगर डीपोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, और हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा? टेकीकार्डिया। और टेकीकार्डिया क्या है? तो मैंने आपको बताया था, अपने प्रीवियस क्लास में देखे होंगे। फिर टेकीकार्डिया का मतलब मैंने आपको बताया था कि टेकीकार्डिया का मतलब होता है, टेकीकार्डिया मतलब ये क्या है? टाइप ऑफ अरिथमिया। अरिथमिया है ना जी, टाइप ऑफ। तो देखिए हार्ट रेट कब बढ़ेगा? जब डीपोलराइजेशन बढ़ा, यानी अगर यहां पर सोडियम की एंट्री ज्यादा हुई या कैल्शियम की एंट्री ज्यादा हुई तो सेल ज्यादा समय तक डीपोलराइज रहेगा, यानी सेल ज्यादा समय तक फंक्शन करेगा। और जितना ज्यादा सोडियम और कैल्शियम जाएगा उतना ज्यादा सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस उतना ज्यादा सेल क्या होगा? डीपोलराइज। और जितना ज्यादा सेल डीपोलराइज उतना ज्यादा सेल अपना एक्शन पोटेंशियल शो करेगा, और जितना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल यानी उतना ज्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा। मैं इस चीज को लिख रहा हूं, समझना उन चीज को जो मैंने बताया है। देखिए क्या होता है जो समझना क्या है, इंक्रीज सोडियम एंड कैल्शियम इनसाइड द सेल। क्या होगा? इंक्रीज डीपोलराइजेशन यानी इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्योंकि इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इंक्रीज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर इंक्रीज क्या होगा, तो और में हम ये भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज फेज 0 एंड फेज 2। फेज 0 और फेज 2 क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि फेज 0 में क्या इंटर कर रहा है? सोडियम ना, और फेज 2 में भी कौन इंटर कर रहा है? कैल्शियम। तो ये दोनों क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसके कारण क्या होगा? तो इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा? तो एक्शन पोटेंशियल यहां पर इंक्रीज होगा। और अगर एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। क्या होगा? हार्ट रेट। एक्शन क्या है? तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट रेट करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। हार्ट रेट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज। या तो हम कह सकते हैं हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेकीकार्डिया। क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया। और टेकीकार्डिया क्या है? तो टेकीकार्डिया क्या है? तो एक एरिथमिया है। और एरिथमिया क्या है? तो एक कार्डियक डिसऑर्डर है। यानी अगर इसमें डिस्टरबेंस हो जाए, यानी सोडियम ज्यादा जाए या कैल्शियम ज्यादा जाए तो हमें एरिथमिया हो सकता है, हमें टेकीकार्डिया हो सकता है। तो पहला रीजन समझ में आ गया।
दूसरा केस मैं इसमें आपको ऐड करता हूं, दूसरा केस समझना। ये तो केस 1 हुआ। ये क्या हुआ भाई? केस 1 कि अगर सोडियम और कैल्शियम की एंट्री ज्यादा हो तो ये होगा। अब दूसरा केस मैं बताता हूं, अगर पोटासियम ज्यादा निकले तो क्या होगा? सेकंड केस जरूरी थोड़ी ना कि केवल सोडियम ही ज्यादा इंटर करेगा या कैल्शियम ही ज्यादा इंटर करेगा, हो सकता है पोटासियम सेल से ज्यादा जाने लगे बाहर। तो अगर क्या है केस 2, अगर पोटासियम ई फ्लक्स का मतलब मूवमेंट टुवर्ड आउटसाइड, यानी सेल के बाहर जाना, अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? तो आपको भी मालूम है पोटासियम अगर बाहर जाएगा तो रीपोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्या पोलराइजेशन क्या होगा? तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? तो निगेटिव साइन ना, निगेटिव साइन क्या होगा? निगेटिव इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल के अंदर निगेटिव साइन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ तो आपको मालूम है कि सेल रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। तो यहां पर रेस्टिंग कंडीशन भी क्या होगा? तो रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होगा। और वो भी क्या होगा भाई? तो रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग पीरियड भी इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा, सेल लंबे समय तक रेस्ट करेगा, क्योंकि पोटासियम बाहर जा रहा है तो अंदर निगेटिव चार्जेस ना, सेल क्या हो गया? रीपोलराइज हो गया, पोलराइजेशन वहां पर हो गई। और पोलराइजेशन का फंक्शन क्या है कि अगर आप पोलराइज हो गए तो आप क्या हो गया? रेस्टिंग कंडीशन में। अब रेस्टिंग कंडीशन में चला गया सेल ज्यादा समय तक के लिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो वहां पर हार्ट रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि सेल रेस्ट कर रहा है ना, तो हार्ट रेट वहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और हार्ट रेट डिक्रीज होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज। हार्ट रेट डिक्रीज होने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हुआ। और अगर हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट अगर कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया क्या है? तो ये भी एक एरिथमिया है। ये भी क्या है भाई? तो ये भी एक एरिथमिया है। तो अगर सोडियम और कैल्शियम की, अब समझना अच्छे से पॉइंट, यहीं से ट्रीटमेंट अप्रोच आएगा, यहीं से क्लासिफिकेशन आएगा, यहीं से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। अगर सोडियम और कैल्शियम की एंट्री ज्यादा होती है तो भी एरिथमिया, यानी टेकीकार्डिया। और अगर सोडियम कैल्शियम की एंट्री ज्यादा नहीं होती, पोटासियम बाहर जाता तो भी एरिथमिया, हमें ब्रेडिकार्डिया हो गया। हमें तो दोनों केस में क्या है? डिसऑर्डर। तो एरिथमिया जरूरी नहीं है कि केवल बढ़ने से हो, यह ऐसा बीमारी है जो बढ़ने से भी होता है और कम होने से भी होता है। अगर हार्ट रेट ज्यादा हो जाए तो भी एरिथमिया, हार्ट रेट कम हो तो भी एरिथमिया, यानी दोनों केस में हमें डिसऑर्डर होना है। तो अब इसका ट्रीटमेंट अप्रोच, बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर्स, अब हमें इनके ट्रीटमेंट समझना है कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो हमें मालूम है कि भाई ये पूरा जो प्लान है ना, ये पूरा जो गेम है, ये क्या है? इन कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम का है। ये पूरे स्ट्रक्चर में आप लोग क्या देख रहे होंगे? इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने यही देखा कि हर जगह सोडियम, कैल्शियम और पोटासियम का रोल है, यानी कि ट्रीटमेंट भी हमें इन्हीं से मिलेगा। अगर सोडियम की एंट्री ज्यादा हो रही है तो हमें टेकीकार्डिया हो रहा है, यानी कि एरिथमिया हो रहा है, तो क्यों ना हम सोडियम की एंट्री को क्या करें? ब्लॉक कर दें, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दे, सोडियम की एंट्री बंद। यानी पहला ड्रग हम कहां पे ऐड करेंगे बच्चों? तो पहला ड्रग हम यहां पर ऐड करेंगे फेज 0 पर। यानी यहां पर हमने एक ऐसा ड्रग बनाया, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स बनाया जो इस फेज को क्या करे? ब्लॉक करे, इस फेज को क्या करे? रोके, यानी सोडियम चैनल ब्लॉकर। पहला ट्रीटमेंट अप्रोच में ड्रग क्या आ गया आपके पास? सोडियम चैनल ब्लॉकर। कौन सा ड्रग आ गया भाई? सोडियम चैनल ब्लॉकर। सेकंड क्या कर सकते हैं? तो कैल्शियम को ब्लॉक कर दें। क्या ऐसा ड्रग बनाओ जो इस चैनल को ब्लॉक कर दे, ना कैल्शियम एंट्री करेगा, ना डिपोलराइजेशन होगा, ना टेकीकार्डिया होगा, ना एरिथमिया होगा। तो कैल्शियम के एंट्री के कारण एरिथमिया हो रहा था ना, तो कैल्शियम के एंट्री को ही क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। कैल्शियम के एंट्री को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो कैल्शियम की एंट्री को बंद करना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो सेकंड ट्रीटमेंट अप्रोच में आप ड्रग पढ़ोगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। थर्ड कैसे ठीक कर सकते हैं? तो थर्ड कर सकते हैं, पोटासियम बाहर जा रहा था ना, ये पोटासियम बाहर जा रहा था, यहां पर फेज 3 में पोटासियम बाहर जा रहा था, तब हमें ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, यानी तब भी हमें एरिथमिया हो रहा था। तो इस ऐसा ड्रग बनाएं जो इस पोटासियम को इनहिबिट करे। माइनस साइन का मतलब होता है इनहिबिशन, जो इस पोटासियम को एंट्री को पोटासियम को इफ्लक्स को रोक दे, यानी कि पोटासियम चैनल ब्लॉकर, पोटासियम चैनल ब्लॉकर। और क्या कर सकते हैं? तो और कर सकते हैं कि हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए बीटा ब्लॉकर रिस्पॉन्सिबल होता है, बीटा रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम में आपने सीएनएस के अंदर में पढ़ा होगा, और उस सीएनएस के अंदर में आप देखे होंगे कि जो बीटा रिसेप्टर होता है हार्ट पे प्रेजेंट होता है, बीटा 2 रिसेप्टर, जो हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमें एरिथमिया होगा, टेकिकार्डिया। हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या हुआ? टेकिकार्डिया, और टेकिकार्डिया हुआ यानी कि हमें एरिथमिया हो गया। तो उस केस में हम एक और ड्रग क्या यूज करेंगे? तो बीटा ब्लॉकर, यानी कि यहां पर क्या करेंगे? बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। कौन सा ड्रग यूज करेंगे? बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। तो अब जब आप क्लासिफिकेशन देखोगे, किसका क्लासिफिकेशन देखोगे? एंटी एरिथमिक ड्रग, तो उसमें आपको सोडियम चैनल ब्लॉकर मिलेंगे, उसमें आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मिलेंगे, उसमें आपको पोटासियम चैनल ब्लॉकर मिलेंगे, उसमें बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर मिलेंगे। ये क्यों मिलते हैं ये समझ में आया? क्योंकि हम सोडियम को ब्लॉक करेंगे तो टेकिकार्डिया नहीं होगा, हार्ट रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, एरिथमिया ठीक हो गया। यानी अगर एरिथमिया हार्ट रेट बढ़ने के कारण हुआ था तब, अगर हम कैल्शियम को रोक दें, यानी टेकिकार्डिया हुआ था, एरिथमिया, हमारी हार्ट रेट बढ़ गई, एरिथमिया हो गया, अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं तो एरिथमिया ठीक हो जाएगा। क्योंकि ना कैल्शियम अंदर जाएगा, ना सेल डीपोलराइज होगा, यानी ना सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेगा, और ना ही सेल डीपोलराइज होगा, ना ही सेल अपना एक्शन शो करेगा। सारा जड़ तो यही था ना। हमने अभी देखा ना भाई कि ये सारी चीजें का रोल क्या था, कि अगर सोडियम कैल्शियम इंटर करेगा तो आपने देखा कि पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेगा, डीपोलराइजेशन बढ़ेगा, यानी फेज 0 और 2 दोनों बढ़ेगा। इसके कारण एक्शन पोटेंशियल, यानी एक्शन पोटेंशियल यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि टेकिकार्डिया होगा। तो हम क्यों ना इन दोनों को ब्लॉक कर दें, सोडियम और कैल्शियम को। और दूसरा हमने क्या देखा कि अगर पोटासियम बाहर ज्यादा जाता है तो भी हमें एरिथमिया होगा, क्योंकि वहां पर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। तो क्यों ना हम पोटासियम को बंद कर दें। हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स, देखो फार्माकोलॉजी में जब आप रिसर्च में जाओगे तो आपको दिमाग यही लगाना है, माइंड वहां पर यही सोचना है कि अगर कोई बीमारी हुई है तो उसको ठीक कैसे करें। ये बीमारी हुई है तो क्यों हुई है, उसके बिहाइंड जाना पड़ेगा, और उस चीज के लिए आपको फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पे कमांड बनाना पड़ेगा। जब तक आप पैथोलॉजी नहीं पढ़ोगे तब तक, जब तक आप फिजियोलॉजी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये कमांड नहीं होगा। यानी जो एमबीबीएस भी होते हैं ना, जब आप एमबीबीएस का सिलेबस देखोगे तो फर्स्ट ईयर वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री। पहले सेमेस्टर में क्या है उनकी सिलेबस, पहले ईयर में उनकी ईयर वाइज चलती है। तो फर्स्ट ईयर में वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हम भी एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम भी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। हमारे पास सेमेस्टर है फार्मेसी में, तो हम सेमेस्टर वाइज पढ़ते हैं। आप फिजियोथेरेपी में पढ़ो जाओगे तो वहां पे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो तो। नर्सिंग में आप जाओगे वहां भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। जब हम सेकंड ईयर में जाते हैं एमबीबीएस के तो वहां पर हमें क्या मिलता है? पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। और जब हम भी सेकंड ईयर में आते हैं तो हमें भी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। जब हम नर्सिंग में होते हैं तो हमें फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। जब हम फिजियोथेरेपी करते हैं तो हमें फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। तो जो सीक्वेंस यही है कि अगर आपको फार्माकोलॉजी समझना तो आपको फिजियोलॉजी समझना होगा, आपको पैथोलॉजी समझना होगा, उसके बाद ही आप फार्माकोलॉजी पे अच्छे से कमांड बना पाओगे। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो पैथोलॉजी का है और फिजियोलॉजी का है। और अगर आपको ये मालूम नहीं तो आप कभी भी रिसर्च में नहीं जाओगे, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड R&D डिपार्टमेंट में आप जॉब नहीं कर पाओगे। जब आपको यही नहीं मालूम है कि बीमारी होती कैसे है तो आप उसको ट्रीटमेंट कैसे करोगे जी, आप उसके लिए मेडिसिन कैसे बनाओगे, मॉलिक्यूल्स कैसे बनाओगे। तो ये तब आप बना पाओगे जब आपको ये मालूम होगा कि बीमारी ऐसे हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया ना कि इस कारण से बीमारी हो रही है, तब आपको ये भी मालूम हो गया कि इस कारण से बीमारी हो रही है, तो चलो ठीक है, इस बीमारी को ही दूर कर देते हैं। यानी जो कारण है उस कारण को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन आपको क्या आता है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर कहां पे एक्ट होगा, तो आपको भी मालूम है फेज 0 पर। क्वेश्चन आता है पोटासियम चैनल ब्लॉकर कहां पर यूज होगा, तो आपको भी मालूम है फेज 1 पर। आएगा क्वेश्चन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहां पर यूज होगा, तो आपको भी मालूम है फेज 2 पर, यानी कि प्लेट्यू फेज पर।
क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये चीजें हमें समझना है। वैसे पोटासियम चैनल ब्लॉकर जो है फेज 1 से ज्यादा फेज 3 पे करता है। कहां पे करता है? फेज 3 पे। अभी मैं आपको लिखाऊंगा, है ना। देखो जैसे यहां पे अपन देखते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर एक्ट कहां करेगा, 1 मिनट, इसको मैं आपको बताता हूं कि एक्ट कहां पे करेगा। सोडियम चैनल ब्लॉकर एक्ट ऑन कहां पर? फेज 0 पे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट ऑन, ये जो ड्रग है कहां पे एक्ट करेगा? तो फेज 2। पोटासियम चैनल ब्लॉकर एक्ट ऑन फेज 3। तो समटाइम्स डायग्राम ऐसे देता है, ये डायग्राम दे दिया और ऐसे डायग्राम दे दिया और पूछा बताओ कहां पे कौन ड्रग, ए कहां पे बाइंड करेगा, ए कौन सा ड्रग होगा, यहां पर बी कौन सा ड्रग होगा, सी कौन सा ड्रग होगा, ऐसे वो पूछेंगे। तो ए कौन सा ड्रग होगा? सोडियम चैनल ब्लॉकर। बी कौन सा ड्रग होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सी कौन सा ड्रग होगा? पोटासियम चैनल ब्लॉकर। कर लोगे सॉल्व कॉम्पिटिशंस में? आपका अगर पीजी पेपर होगा एमबीबीएस के बाद तो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट है, जीपेट अगर आप कर रहे हैं तो जीपेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो कौन सा फेज पे ऐसे देते हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा सोडियम चैनल ब्लॉकर ए, बी रहेगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी रहेगा पोटासियम चैनल ब्लॉकर। तो कौन सा ड्रग कहां पे बाइंड करेगा ये समझ में आ गया, यही तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ट्रीटमेंट अप्रोच जब हम पढ़ते हैं तो हमारी दो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है, हमारी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है कि क्लासिफिकेशन में अगर सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज हुआ तो हुआ क्यों है, पोटासियम चैनल ब्लॉकर हम क्लासिफिकेशन में रट्टा मार रहे हैं कि पोटासियम चैनल ब्लॉकर, पोटासियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन ये तो पता करो भाई कि पोटासियम चैनल ब्लॉकर ही क्यों यूज कर रहे हैं हम, यहां पर क्लोरीन चैनल ब्लॉकर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन का कोई रोल ही नहीं है यहां पर, तो हम उसको क्यों ब्लॉक करेंगे फालतू में। तो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी ट्रीटमेंट अप्रोच से आ जाता है, और दूसरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, तो रिपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा ऑटोमेटिक हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो गया एरिथमिया ठीक हो गया, यही तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं फार्माकोलॉजी 15-20 मिनट में खत्म नहीं करूंगा। फार्माकोलॉजी 15-20 मिनट में आप खत्म करोगे तो आप 15-20 हजार की ही नौकरी पाओगे, ये भी आप जान लो। आपकी नॉलेज भी 15 से 20% ही होगी। आपको फार्माकोलॉजी समझना है, जैसे मैंने एंटी हाइपरटेंसिव 5 घंटे में खत्म किया, यही होगा फार्माकोलॉजी। आपको चलना होगा। अगर आपने ये देखा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, डेटा ज्यादा लग रहा है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स है। अगर आप 10-15 मिनट के आपको टीचर्स अच्छे लगते हैं कि 10 मिनट में पूरी कॉन्सेप्ट बता दे और हम सेमेस्टर पास हो जाए, तो आप बिलीव मानो कि फार्मेसी खत्म हो जाएगी, आपको 10% भी न 10,000 की नौकरी मिलेगी और न 10 से 15% आपको नॉलेज भी नहीं होगा उस सब्जेक्ट का। तो आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, जिनको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ लेंदी तो है लेकिन चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, देर से हो रही है लेकिन दुरुस्त हो रही है, यानी जो यहां पर चल रहा है बिल्कुल आराम से हम कर रहे हैं और आराम से ये चीजों को हम बिल्कुल परमानेंट अपनी मेमोरी में डाल रहे हैं। और मैं हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, अभी मैं आपको कमेंट यहां पर मोबाइल में पढ़ूंगा, है ना, यहां मोबाइल मेरी ऑन ही रहती है आपके कमेंट के लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आप हमें बता सकते हैं कि आपको फार्माकोलॉजी कैसी लग रही है। बहुत सारे बच्चों को तो अब समझ में आया होगा कि फार्माकोलॉजी पढ़ी कैसे जाती है, यही हमें मालूम नहीं रहता है ना। तो अगर कोई टीचर्स भी देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी फार्माकोलॉजी ऐसे ही पढ़ाइए। फार्माकोलॉजी में थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मजा आ जाता है पढ़ने में। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट अप्रोच खत्म हो गया जी। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट पोर्शन इज क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग, यानी एंटी एरिथमिक ड्रग का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ड्रग है यहां पर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे करके यहां पर क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लास, क्लास 1, यहां पर ध्यान रखेंगे क्लास 1 में क्या आता है, तो क्लास 1 में आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्यों सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं ये भी हमें मालूम है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर में है, इसमें भी सब क्लास है, जैसे कि क्लास 1A, इसके अंदर में एक है क्लास 1A,
फिर आएगा क्लास 1B, क्लास 1C, क्लास 1D। ये आता है डिपेंड ऑन रीपोलराइजेशन। तो क्लास 1A जो है ये होता है प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन। देखो सोडियम को अगर आप ब्लॉक करोगे तो रीपोलराइजेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन क्लास 1A ड्रग अगर आप यूज करोगे तो रीपोलराइजेशन थोड़ा लंबे समय तक बढ़ता है। यही समझना होता है कि किस पेशेंट को हम कौन सा मेडिसिन दें, है ना। तो अगर आपको लंबे समय तक रीपोलराइजेशन देना है तो आप क्लास 1A का ड्रग दीजिएगा, जैसे प्रोकेनामाइड वगैरह ड्रग यहां पर आ जाएगा। जैसे क्यूनिन है, यहां पर ड्रग क्या है क्यूनिन, आपको बुक में दिया गया है, मेरी मटेरियल्स भी अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। क्यूनिन है, प्रोकेनामाइड है, प्रोकेनामाइड, और इसके अलावा है डिसोपाइरामाइड, डिसोपाइरामाइड। These all are the drug of class 1 and class 1A we can also say। तो क्लास 1A कैटेगरी में है क्यूनिन, प्रोकेनामाइड और डिसोपाइरामाइड। ये क्या है, प्रोलॉन्ग करेंगे रीपोलराइजेशन को। अब आते हैं शॉर्टेन रीपोलराइजेशन, यानी कि सेकंड ड्रग इसमें है क्लास 1B, जो क्या करता है शॉर्टेन रीपोलराइजेशन के लिए, यानी कि रीपोलराइजेशन बहुत ही कम टाइम के लिए रेस्टिंग पोटेंशियल में जाने देगा। इसमें ड्रग आपका आता है शॉर्टेन में लीडोकेन और मैग्जिलेटिन, लीडोकेन और मैग्जिलेटिन, मैग्जिलेटिन, ये दोनों ड्रग हैं क्लास 1B में। अब इसी कैटेगरी का एक और क्लास है जी, क्लास 1C, और इस कैटेगरी को हम बोलते हैं लिटिल अफेक्ट ऑन रीपोलराइजेशन, यानी लिटिल अफेक्ट ऑन रीपोलराइजेशन, जिसका रीपोलराइजेशन पे बहुत ही कम अफेक्ट होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए करता है। लिटिल अफेक्ट ऑन रीपोलराइजेशन। यहां पे ड्रग है अपना प्रोपाफेनॉन और फ्लेकेनामाइड, प्रोपाफेनॉन, प्रोपाफेनॉन, और यहां पर एक और ड्रग है फ्लेकेनामाइड, फ्लेकेनामाइड, ये ड्रग हो गया। ये आपका क्लास 1 यानी सोडियम चैनल ब्लॉकर खत्म हुआ। अब आते हैं सेकंड ड्रग। सेकंड यहां पर है बीटा एड्रीनर्जिक, क्लास 2 जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर क्लास 2 पे आते हैं, क्लास 2 ड्रग। क्लास 2 ड्रग में क्या है, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में आपको ड्रग देखने को मिलेगा प्रोपेनोल, है ना, प्रोप्रानोल, इसके अलावा इस्मोलोल, इस्मोलोल और सोटालोल। सोटालोल आगे भी यूज होगा, क्लास 3 में भी हम देखेंगे, वहां पर भी सोटालोल का यूज रहेगा, है ना। तो सोटालोल क्लास 3 में भी है और क्लास 2 में भी है, ये भी आपको याद रखना, क्लास 2 में भी सोटालोल है। अभी क्लास 3 में आपको बता रहा हूं। क्लास 3 ड्रग जो है अपना वो है पोटासियम चैनल ब्लॉकर, पोटासियम चैनल ब्लॉकर। क्यों हम ब्लॉक कर रहे हैं ये हमें मालूम है, हमने ये अभी ट्रीटमेंट अप्रोच में देखा, पोटासियम चैनल ब्लॉकर। और पोटासियम चैनल ब्लॉकर में ड्रग आपका आ जाता है यहां पर एमियोडरून, एमियोडरून, इसके अलावा है सोटालोल, सोटालोल, डोफिटिनाइड, डोफेटिनाइड, और है ईवाटिनाइड, ईबुटिनाइड, है ना, आइबुटिनाइड, आइबुटिनाइड। ये सारे ड्रग कहां पर हैं अपने, और एक है ड्रोनेड्रोन, ड्रोनेड्रोन। तो देखिए क्लास 3 में है पोटासियम चैनल ब्लॉकर, उसमें है एमियोडरून, सोटालोल, डोफेटिनाइड, आइबुटिनाइड और ड्रोनिडेरोन। ये ड्रग्स आ जाते हैं क्लास 3 यानी कि पोटासियम चैनल ब्लॉकर में। लास्ट ड्रग है यानी कि क्लास 4, क्लास 4 जो ड्रग है वो ड्रग अपना आ जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। यहां पे ड्रग आ जाएगा बेरापामिल,
वेरापामिल एंड डिल्टियाजिम। तो देखिए क्या क्या ड्रग है, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर में 3 कैटेगरी है, प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, शॉर्टन रिपोलराइजेशन एंड लिटिल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम सोडियम को ब्लॉक करेंगे तो रिपोलराइजेशन ही होगा, सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो सोडियम है उसको हम एंट्री बंद कर दिए हैं। यहाँ पे है ड्रग क्यूनिन, प्रोकेनामाइड, डिसोपैरामाइड। ये ड्रग आपको याद रखना है। क्लास बी में है शॉर्टन में लिडोकिन, मेग्जिलिटिन, इसमें है प्रोपाफेनॉन और फ्लेकेनामाइड। क्लास 2 में है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें प्रोपनालोल, इस्मोलोल और सोटालोल यूज होता है। सोटालोल के पास पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है, इसलिए यहां पर भी है पोटासियम चैनल ब्लॉकर क्लास 3 ड्रग में। एमियोडरोन, सोटालोल, डोफेटिनाइड, आइबुटिनाइड और ड्रोनिडेरोन, ये ड्रग की क्लासिफिकेशंस और कैल्शियम चैनल ब्लापामिल और डिल्टियाजिम। अब यहाँ पर कोई निमोनिक्स नहीं है, ये ट्रिक्स नहीं है, लेकिन आपको ये ड्रग याद हो जाएगा क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ाया, उसमें मैंने ट्रिक बताया। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग का ट्रिक वहां पर अवेलेबल है। और मैं आपको अगली एक वीडियोज बनाऊंगा जिसमें केवल क्लासिफिकेशंस रहेगी एंटी अरिथमिया की, और उसका लिंक या तो मैं सेंड कर दूंगा या तो आपके पास मैसेज चला जाएगा, या आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपके पास ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो जाता होगा, शो हो जाता होगा, वहां पर आपके पास एक नोटिफिकेशन चली जाती होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक कि इसको याद कैसे करना है ना। अभी तो फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आज वाली क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्लासिफिकेशन में आपको याद करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको एक वीडियो में दूंगा जिसमें क्लासिफिकेशन में याद करा दूंगा, निमोनिक्स दूंगा, ट्रिक दूंगा, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब देखिए ये ड्रग कैसे अपना एक्शन शो करेगा, मैकेनिज्म कैसे शो करेगा वो समझते हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि सपोज दैट दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, अपना सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये सेल है तो सेल के बाहर ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ये अपना, तो इस सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर साइड, सेल मेम्ब्रेन का आउटर साइड, एंड दिस वन इज इनर साइड, इनर साइड, है ना। यानी ये आउटर साइड है और ये अपना क्या है, सेल का इनर साइड, और ये क्या है, अपना सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, तो आयंस की मूवमेंट के लिए वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, चैनल। चैनल मतलब होता है गेट, गेट मतलब होता है ओपनिंग, छोटे छोटे पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू आयंस मूव करते हैं वन सेल टू अनदर सेल। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर मैंने क्या बताया कि एक यहां पर क्या है, तो यहां पर एक गेट है। तो ये मैंने क्या बनाया कि एक गेट है। गेट मतलब ओपनिंग, स्मॉल साइज के। और यहां पर क्या है, तो यहां पर इस टाइप से यहां पर गेट लगे हुए हैं, ठीक है। यहां पर भी गेट लगे हुए हैं। होता क्या है कि इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, सोडियम। ये सोडियम अब अंदर आना चाहता है, ये सोडियम जब अंदर आना चाहता है तो ये गेट ओपन हो जाता है, यानी ये जो गेट है यहां से क्या हो जाता है, ओपन। यानी गेट इस टाइप से, यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो गेट है, ये गेट यहां से ऐसे ओपन हो गया, और ये गेट भी ओपन हो जाएगा, ये भी गेट क्या हो गया, ओपन, यानी इस टाइप से। अब ये सोडियम जो है बेटा, ये सोडियम जो है यहां से इंटर किया, यहां से सोडियम इंटर किया। सोडियम इंटर करेगा तो इनसाइड द सेल, कहां पर है, इनसाइड। इनसाइड में पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि सोडियम क्या लेकर के आ रहा है, पॉजिटिव आयंस लेकर के आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो आपको भी मालूम है क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या हुआ यहां पर, तो यहां पर हुआ डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब एक्शन पोटेंशियल होता है, क्या, एक्शन पोटेंशियल हुआ, यानी कि यहां पर क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल हुआ तो भी आपको मालूम है क्या होगा, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, डीपोलराइजेशन इंक्रीज हुआ, यानी कि यहां पर हार्ट रेट क्या हो गया, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, और हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो हमें क्या हो गया है, अरिथमिया। हमें क्या हो गया, अरिथमिया, एक डिसऑर्डर हो गया जिसको हम बोलते हैं अरिथमिया। अब हमने ड्रग लिया, हमने एक मेडिसिन लिया जी, हमने एक ड्रग लिया, और वो ड्रग क्या है, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर, इस ड्रग करता क्या है,
ये ड्रग यहां पर जाकर के इस गेट को ब्लॉक कर देता है, यहां पर पोटेंशिएट करेगा, खुद ही ऐसा लेयर नहीं बनाएगा, ये पोटेंशिएट करेगा इस गेट को, जिस कारण से जो ये गेट था जो यहां पर ब्लॉक हुआ था, ये गेट दोबारा आकर के यहां से जो ओपन हुआ था, ये गेट दोबारा आकर के यहां पर क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया। अब बताओ, जब ये ड्रग यहां पर आया तो सोडियम की एंट्री बंद, यानी सोडियम की जो यहां पर आप क्या देख रहे थे कि सोडियम की क्या हो रही थी, एंट्री, तो इस ड्रग के कारण सोडियम की एंट्री बंद हो गई। सोडियम का एंट्री बंद होगा तो बताओ अंदर पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज होगा क्या, नहीं, डिक्रीज हो जाएगा। बताओ डीपोलराइजेशन होगा, नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल बनेगा, नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। हार्ट रेट बढ़ेगा, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एरिथमिया होगा, नहीं होगा। एरिथमिया ठीक हो गया ना, क्योंकि आपने सोडियम को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, सोडियम चैनल्स कैसे इंटर करते हैं, ये गेट वगैरह क्या है, इसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो लिंक मांग सकते हैं मेरे से, या तो आप मेरे चैनल को पे जा करके भी देख सकते हैं, या तो आप मेरे से लिंक मांग सकते हैं 9039301429। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी जोड़ दूंगा और आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ऐसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका होगा, पोटेशियम चैनल का, और ऐसे ही कैल्शियम चैनल का, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट, यानी कि जहां से सबसे ज्यादा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, यानी अगर एमबीबीएस के आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो पीजी करना है एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसमें भी पूछा जाएगा वहां से क्वेश्चन। अगर आप जीपीटी प्रिपरेशन कर रहे हो, फार्मेसी के स्टूडेंट है, तो वहां पर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट जो हमारे बुक का पार्ट है, जो हमारी बुक में लिखी रहती है सारी चीजें, जो मेरी मटेरियल्स उसमें हैं, तो वो वाले पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वो हमारी क्या होगी, एंटी एरिथमिया की लास्ट क्लास होगी, है ना। तो सीबीएस का फिर एकमात्र ड्रग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग बचा रहेगा फर्स्ट यूनिट का, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।